हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस एंड एडेप्टेशंस। तो ये जो पीपीटी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये डाउ की पीपीटी है और ये टॉपिक जो है ये मिड टर्म का टॉपिक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। देखें, इस चैनल के ऊपर आपको तमाम सेमेस्टर्स के जो हैं वो वीडियोस मिल जाएंगी और वही सारी पीपीटीज जो डाउ की हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जनाब ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास, ये ऑब्जेक्टिव हैं जिसको आप करेंगे। देखें, कोई भी पीपीटी आप खोलते हैं या उसे पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है उसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखना। देखें, यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ या फर्स्ट ईयर की पीपीटी है तो मैं ज़्यादातर लोगों को हर चीज़ डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है, ये ऑब्जेक्टिव ये बताते हैं कि इस पीपीटी के अंदर आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा, आपके कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस पीपीटी के ज़रिए क्लियर होंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स किसी भी पीपीटी के आप खोलें, आप सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव देखें कि वो आपके सिलेबस में हैं, आपको उनकी नीड है, आपको वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं या नहीं हैं। क्योंकि अननेसेसरी पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें जो कि आपके टॉपिक का हिस्सा हैं उन्हें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो एट द completion of this unit, learners will able to define the term homeostasis, discuss the factors which affect homeostasis, define feedback mechanism and its components, discuss the role of feedback mechanism in the maintenance of homeostasis with example। तो ये वो यूनिट्स हैं जो कि हमें क्लियर करने हैं, डिस्कस करने हैं और यही आपके करिकुलम का भी हिस्सा है। तो और इसी में से आपका मिड टर्म बनेगा। तो इन्हें अब डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी यूनिट की सबसे फर्स्ट स्लाइड है। इधर आपको एक फिगर दिख रही होगी जो कि एक स्टेबल कंडीशन के अंदर खड़ी हुई है। इसके नीचे एक वन लाइन डेफिनेशन लिखी हुई है, द वर्ड होम्योस्टेसिस। नाउ व्हाट इज होम्योस्टेसिस? यहाँ पे एक लाइन में डिफाइन हुई है, अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग? यानी कि एक स्टेबल, यानी हमारे अंदरूनी अज़ा, हमारे अंदरूनी जिस्म के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उन्हें स्टेबल रखने वाली एक टर्म है जिससे हम उसे डिफ़ाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे एक लाइन के अंदर जो है डिफ़ाइन करा जा रहा है कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखती है, एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है होम्योस्टेसिस। नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पे देखते हैं होम्यो का क्या मतलब है। होम्यो का मतलब है सेमनेस और स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल। यहाँ पे द वर्ड होम्योस्टेसिस को ब्रेक डाउन किया गया है दो अलग वर्ड्स के अंदर, होम्यो और स्टेसिस। इसको दो अलग वर्ड में ब्रेक डाउन किया है, यानी कि होम्यो का मतलब हो गया सेमनेस और स्टेसिस का मतलब हो गया स्टैंडिंग स्टिल। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होम्योस्टेसिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस इन द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि बॉडी के इक्विलिब्रियम बैलेंस को मेंटेन करती है, किसकी? बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के, ड्यू टू सीजलेस इंटरप्ले ऑफ द बॉडीज मैनी रेगुलेटिंग प्रोसेसेस। यानी कि ये हेल्प कर रही है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है बैलेंस रखने के लिए, उसे एक कंडीशन के अंदर स्टैंडिंग स्टिल यानी सेम रखने के लिए, ताकि उसके रेगुलेटिंग प्रोसेसेस जो उसकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं वो मेंटेन्ड रहें। Now moving to the next slide, that is homeostasis. Homeostasis is a dynamic condition. Now what is a dynamic condition? A condition of a progressive वर्क। देखिए, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझें कि डायनेमिक कंडीशन कैसी कंडीशन होती है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूसली इन प्रोसेस हो उसे हम कहेंगे डायनेमिक कंडीशन। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि लगातार यानी कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिवली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हो रही है, इसलिए हम कहेंगे होम्योस्टेसिस इज अ डायनामिक कंडीशन। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है? इन रिस्पॉन्स टू चेंज कंडीशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की भी चेंज आ रही है उसके रिस्पॉन्स में दी बॉडीज इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट among points in a narrow range that is compatible with मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि होम्योस्टेसिस ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक सेट पॉइंट्स रखे हुए हैं, कुछ पॉइंट सेट करके रखे हुए हैं जिसके ऊपर अगर हमारी बॉडी किसी किस्म की चेंज फील कर रही है, हमारी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, तो हमारा होम्योस्टेसिस इक्विलिब्रियम की ज़रिए यानी कि बैलेंस बनाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ रहे। नाउ इसको बेहतर समझने के लिए यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड normally stays
between 70 and 110 milligram of glucose per 100 milliliter of blood। यानी कि हमारे बॉडी के हर 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर जो है 70 to 110 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज रहता है। इसको 70 to 110 मिलीग्राम तक मेंटेन कर कौन रहा है? होम्योस्टेसिस। तो ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल जो है ये होम्योस्टेसिस की इस डेफिनेशन को बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज each structures of a cellular level to the systematic level contributes in some ways to keep the internal environment of the body within the normal limit। देखें, ईच स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का हर स्ट्रक्चर जो है सेल लेवल पे हो या सिस्टमेटिक लेवल पे हो, यानी कि एक सिस्टम की अंदर काम कर रहा हो, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके साथ? होम्योस्टेसिस के साथ, टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द नॉर्मल लिमिट, ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट है वो जो है वो मेंटेन रहे। देखें, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। देखें, होम्योस्टेसिस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, हमारी बॉडी के अंदर एक ये फंक्शंस जो है ये होम्योस्टेसिस दे रहा होता है कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज करने लग जाती है। तो वो क्या होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा होता है, तो स्वेटिंग के थ्रू क्या हो रहा होता है, हमारा टेम्परेचर विद इन द नॉर्मल रेंज रहेगा। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारी स्किन के थ्रू, हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हो रहा है। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, होम्योस्टेसिस की हेल्प कौन कर रहा है? हमारे स्वेटी ग्लैंड्स कर रहे हैं, हमारी स्किन कर रही है, और ताकि जो है हमारी बॉडी का जो लेवल है, लेवल ऑफ टेम्परेचर जो है बेसिकली वो जो है वो मेंटेन रहे। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो हेल्प कर रहा है वो क्या है? होम्योस्टेसिस की जो होम्योस्टेसिस के साथ डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स, डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, वो उस कंट्रीब्यूट देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, ताकि हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज पे मेंटेन रहे। तो ये थी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा था आपको ये पॉइंट। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है। नाउ homeostasis, the process of maintaining a controlled stable internal environment is called homeostasis। नाउ ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है और बड़ी ही सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखी है, जिससे हम लोग होम्योस्टेसिस को और जो है डिटेल के साथ जो है समझ सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कंट्रोल्ड एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, किसे? इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी कि टेम्परेचर को, उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस। तो ये है बड़ी जो है ना सिंपल डेफिनेशन, और इससे बड़े अच्छे तरीके से जो है होम्योस्टेसिस समझ आता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? होम्योस्टेसिस मस्ट बी मेंटेन फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग एंड टू सस्टेन लाइफ, यानी कि होम्योस्टेसिस कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ये कितना जो है बेनिफिशियल है, और ये कितना इम्पोर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ये सेकेंड पॉइंट हमें बता रहा है कि होम्योस्टेसिस मस्ट बी मेंटेन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होम्योस्टेसिस को मेंटेन्ड रहना, ताकि हमारी बॉडी के जो भी नॉर्मल फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से और नॉर्मली जो हैं वो परफॉर्म हो सके। क्योंकि थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे देखें थर्ड पॉइंट क्या है? होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस, अ डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस रिजल्टिंग इन डिसीज, यानी कि अगर होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हुआ या फिर होम्योस्टेसिस के अंदर किसी किस्म की जो है डिस्टर्बेंस आई, तो वो क्या करेंगी? वो जो है बॉडी को डिजीज़ की तरफ लेके जाएंगी, बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज होगी, और जब डिजीज़ कॉज होगी तो डेफिनेटली बॉडी डिसफंक्शनिंग की तरफ जाएगी, और जो है वो बॉडी जो है बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। सो होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी ज़रूरी है, ये तीन पॉइंट्स जो है ये हमें बड़े अच्छे तरीके से और बड़े डिटेल तरीके से बता रहे हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अ साइकिल। चलें, अब यहाँ पे एक साइकिल दी हुई है, इस साइकिल के थ्रू हमें ये पता लगेगा कि होम्योस्टेसिस काम कैसे करता है। तो होम्योस्टेसिस कुछ चार प्रिंसिपल्स पे काम करता है: वेरिएबल, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। ये तीन प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो होम्योस्टेसिस काम करता है। तो अब इसे डिटेल में ज़रा पढ़ते हैं।
देखें, किसी किस्म का भी इम्बैलेंस कॉज होगा बॉडी के अंदर तो वो सबसे पहले कौन देखेगा? वेरिएबल। वेरिएबल क्या करेगा ना? पॉइंट नंबर 1 इज स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंज इन वेरिएबल, यानी कि एक स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज जो शुरू हो रहा हो या कोई चेंज जो इनिशियल स्टेज पे हो उसे हम कहेंगे स्टिमुलस। तो जब कोई चेंज कॉज हो रहा है तो उसको जो है वो वेरिएबल देखेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर्स को हम सेंसर भी कह सकते हैं। अब रिसेप्टर का क्या काम है? पॉइंट नंबर 2, चेंज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो है वो चेंज को डिटेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 3, इनपुट इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या है? रिसेप्टर्स जो है वो कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि एक इनपुट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या होगा? इनपुट इन्फॉर्मेशन सेंट अलोंग अ एफेरेंट पाथवे टू कंट्रोल सेंटर, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल सेंटर को दे रहा है। अब कंट्रोल सेंटर का क्या काम है? कंट्रोल सेंटर का यहाँ पे बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। वो क्या करेगा? वो विजुअलाइज करेगा, चीज़ों को देखेगा और उसके खिलाफ जो भी फर्दरली एक्शन लेना है उसे वो आगे कन्वे करेगा। तो क्या होगा? ये आउटपुट होगा, आउटपुट इन्फॉर्मेशन होगी। तो आउटपुट इन्फॉर्मेशन क्या होगी? आउटपुट इन्फॉर्मेशन सेंड अलॉन्ग इफेरेंट टू पाथवे इफेक्टर, यानी कि अब पाथवे से किस पे भेजेगा? इफेक्टर पे भेजेगा। अब इफेक्टर का क्या काम है? इफेक्टर का काम ये है कि जो भी कंट्रोल सेंटर ने उसको कमांड दी है, एक आउटपुट दिया है, उसे जो है प्रोसीड करना। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज रिस्पॉन्स टू इफेक्टर फीडबैक to influence magnitude of stimulus and to return variable to the homeostasis, यानी कि फैक्टर्स जो है होम्योस्टेसिस के साथ मिल के जो है उस चीज़ को जो है वो मेंटेन करेगा, उस चीज़ को जैसे यानी कि होम्योस्टेसिस का काम है बॉडी को मेंटेन रखना, तो वो इसके साथ मिल के जो है वो इसके खिलाफ काम करेगा और काम करके बॉडी को जो है नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ लाएगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग होम्योस्टेसिस। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ अनवांटेड केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट कर रही हैं होम्योस्टेसिस को? हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो कॉन्स्टेंटली हो रही हैं, यानी कि लगातार हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज़ वो हो रही हैं। उससे हो क्या रहा है? उससे कुछ एक अनवांटेड केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि हम जैसा खाना खा रहे हैं उसकी वजह से कुछ ऐसे भी केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है नो वो अनवांटेड हैं। तो उससे क्या हो रहा है? उससे हमारा होम्योस्टेसिस अफेक्ट कर रहा है। तो ये है पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे करता है? The external environment or a condition in which an organism lives may vary greatly even over a brief period. इससे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग की अगर एग्जांपल ले लें, तो अगर कोई इंसान जो है वो अगर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में चला जाए या गर्मी में हो, काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हो रही है, गर्मी हो रही है, उसके अंदर है 40-45 डिग्री के ऊपर है, तो उसमें क्या है? उसकी बॉडी क्या कर रही है? गर्म होने स्टार्ट हो रही है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा है? उसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा तो उसकी बॉडी के अंदर डिसफंक्शनिंग आएगी, जैसा हमने पहले पढ़ा। तो उस सिचुएशन में होम्योस्टेसिस क्या करेगा? होम्योस्टेसिस बाकी सिस्टम्स के साथ मिल के उत्तर से स्वेट ग्लैंड्स या स्वेट जो है वो रिलीज़ करेगा, यानी कि प्रेस्पिरेशंस होंगी, उसको स्वेटिंग होगी और उससे क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। हीट जो है वो एग्जिट कर रहा है ना, पसीने के थ्रू बाहर निकाल रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके अलावा क्या है? देखिए, यहाँ पे नीचे भी दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्ट, वाटर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स to which an organism must adjust in order to survive. So the next slide tells us two major systems involved, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम्स हैं जो कि मेजर हैं इन्वॉल्व किसके अंदर? होम्योस्टेसिस के अंदर। अब हम इसे फर्दरली जो है वो पढ़ते हैं। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। The nervous system regulates homeostasis by sending electrical signals known as nerve impulse, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट किसे कर रहा है? होम्योस्टेसिस को। किस तरीके से कर रहा है? बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नोन एज नर्व इम्पल्स या फिर एक्टिव पोटेंशियल टू द ऑर्गन्स दैट कैन काउंटर एक्ट डिविएशन फ्रॉम द बैलेंस स्टेट, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे होम्योस्टेसिस को रेगुलेट कर रहा है। किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है? बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स
किसको सेंड कर रहा है? टू दी ऑर्गन्स दैट कैन काउंटर एक्ट। अब नाउ व्हाट इज काउंटर एक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ, काउंटर एक्ट लिखा हुआ है। अब काउंटर एक्ट का मतलब क्या है? काउंटर एक्ट का मतलब ये कि जो उसके खिलाफ काम करे। तो ऑर्गन्स को जो है वो काउंटर एक्ट की सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम दी बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट से जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है बैलेंस रहने के लिए। जो काउंटर एक्ट यानी कि जो वो उनके खिलाफ जो ऑर्गन्स काम करेंगे उसको जो है वो नर्व इम्पल्स जो है उसे सेंड कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो नर्व इम्पल्स जो है रेगुलेट कर रही है किसे? होम्योस्टेसिस को। तो अब पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स मैनी ग्लैंड्स दैट secretes message molecules called hormones into the blood। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत सारे जो है ग्लैंड्स को अपने अंदर कवर करता है, जो कि क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं मैसेज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हार्मोन्स। यानी कि ये जो वर्ड हार्मोन है ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इनटू द ब्लड। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्रीशन होती है मैसेज की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर फ्लो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है नर्व इम्पल्सेस typically cause rapid change but hormones usually work more slowly। अब क्या मतलब कि नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो ज़रा फास्ट वर्क करती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जबकि हार्मोन्स जो होते हैं वो यूजुअली थोड़ा स्लो प्रोसीड करते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है लेकिन दोनों का काम क्या होता है? बोथ मीन्स ऑफ रेगुलेशन हाउ एवर वर्क्स टूवर्ड्स द सेम एंडिंग यूजुअली थ्रू नेगेटिव फीडबैक। यानी कि दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों ने जाके जो है फीडबैक देना है, नेगेटिव फीडबैक, यूजुअली नेगेटिव फीडबैक यानी कि एंड में जाके नेगेटिव फीडबैक ही देनी है। आप व्हाट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक वो मैं आपको फर्दरली यानी कि नेक्स्ट स्लाइड अभी जो आएगी उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो अभी एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ये है कि ये हार्मोन्स हम जिसे कहते हैं यानी कि ग्लैंड्स जो कि एक्सक्रीट करते हैं मैसेज, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के अंदर से फास्ट प्रोसीडिंग कौन सा वाला है? तो वो है नर्व इम्पल्स। ये एक छोटा सा एमसीक्यूज भी बन के आ सकता है। तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी क्लियर। नाउ व्हाट इज अ फीडबैक सिस्टम? फीडबैक सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम समझने से पहले एक जर्नल सी डेफिनेशन आप लोगों को देता हूँ। व्हाट इज़ अ फीडबैक सिस्टम? देखिए, अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये एग्जांपल है कि अगर मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इन रिटर्न मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दें। आप लोग मुझे बताएं कि भैया आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो ये जो आप मुझे अपनी राय देंगे, अपनी राय से आगाह करेंगे, इस चीज़ को क्या मैं कहूँगा? फीडबैक कहूँगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक फीडबैक होगी। वैसे आप लोगों को कमेंट्स के अंदर मुझे जवाब देना चाहिए भी कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। सो मूविंग टू द टॉपिक, अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट फीडबैक सिस्टम का क्या है। अ फीडबैक सिस्टम और अ फीडबैक लूप इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच द स्टेट ऑफ अ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड। मतलब इसका समझ लेते हैं पहले। अब फीडबैक सिस्टम, अगर फीडबैक सिस्टम है या फिर फीडबैक लूप है, इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स। ये साइकिल है किसकी? इवेंट्स की। इन विच स्टेट ऑफ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड। हमारी बॉडी के अंदर जितनी स्टेट्स हैं, जितनी कंडीशंस हैं, उनको कोई चीज़ मॉनिटर कर रही है। फिर उसके बाद वो क्या कर रही है? इवेलुएट, चेंज, रिमाइंडेड और री इवेलुएट एंड सो ऑन। फिर उसे क्या कर रही है? इवेलुएट कर रही है, मॉनिटर कर रही है, फिर उस चेंज को रिमाइंड करवा रही है, उसके बाद वो फिर से री इवेलुएट हो रहा है, और इसी तरीके से ये साइकिल, ये एक सिस्टम चल रहा है हमारी बॉडी में। देखें, इसके बाद नीचे वाले पॉइंट में आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स के साथ ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ईच monitor variable such as body temperature, blood pressure और ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ अ टर्म ऑफ कंट्रोल कंडीशन। देखें, हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर होता है, हम सबको पता है, ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल, ये एक नॉर्मल स्टेट के अंदर होते हैं। तो ये नॉर्मल स्टेट के अंदर रह रहे हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें फीवर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये क्या होता है? ये कंट्रोल सिस्टम से आउट होते हैं।
अब ये एक फर्दर टॉपिक है, लेकिन इसकी एग्जांपल क्या है, फीडबैक सिस्टम में कैसे आ रही है। देखें, हमारा टेम्परेचर रेज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर से सिग्नल ब्रेन को जाता है और फिर ब्रेन आगे से फंक्शनिंग करता है। तो ब्रेन तक ले जाने के लिए जो जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, जो सिस्टम यूज़ हो रहा है, उसे हम कहेंगे फीडबैक सिस्टम। ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के ब्रेन के अंदर एक सिग्नल जाता है और वो सिग्नल की वजह से क्या होता है, ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने की वजह से बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। हमें जो है फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, और उसकी वजह ग्लूकोज लेवल लो होता है तो भी सेम चीज़ें। और इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं वो मूव करते हैं, तो हमारा ब्रेन तक जो मैसेज कन्वे कर रहा था वो फीडबैक सिस्टम कर रहा था। तो ये थी जो है ये एक समराइज मैंने आपको करवा दिया फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नाउ अब फीडबैक सिस्टम को और डिटेल पढ़ लेते हैं। अब इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एनी डिस्प्यूट दैट चेंज अ कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड स्टिमुलस। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट, कोई चेंज आए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस। यानी इनिशियली अगर कोई चीज़ ऐसे स्टार्ट हो रही है तो वो स्टार्ट जब हुई है तो हम उसे कहेंगे स्टिमुलस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अ फीडबैक सिस्टम इंक्लूड्स 3 बेसिक कंपोनेंट्स। अब फीडबैक सिस्टम किन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर, 3 बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर चलता है। पहला अ रिसेप्टर, दूसरा अ कंट्रोल सेंटर, और तीसरा एन इफेक्टर। अब इसे हम आगे फर्दरली पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट है, ये फीडबैक सिस्टम का चार्ट है जो बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा कि आगे ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, सम स्टिमुलस डिस्प्यूट्स होम्योस्टेसिस बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। अब सबसे पहले क्या हुआ, स्टिमुलस का मैंने आपको मतलब बताया था कि कोई चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट शुरू हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि होम्योस्टेसिस में किसी चीज़ की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, वो क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। तो अब सबसे पहले 3 प्रिंसिपल्स, जो 3 कंपोनेंट्स थे, उसमें सबसे पहले का क्या काम है, रिसेप्टर। रिसेप्टर का क्या काम है, बैरो रिसेप्टर्स इन सर्टेन ब्लड वेसल सेंड, यानी बैरो रिसेप्टर्स, यानी कि इसने बताया हुआ है कि ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी पिक्चर्स भी आगे दी हुई हैं। ये इनपुट है, इनपुट जाएगी, यानी कि बैरो रिसेप्टर सबसे पहले से नर्व इम्पल्स, और इससे क्या होगा, बैरो रिसेप्टर इनपुट भेजेंगे, किसको भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर को। अब देखें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है। अब कंट्रोल सेंटर में क्या है, ब्रेन इंटरप्रेट्स इनपुट एंड सेंस आउटपुट, यानी कि अब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आ गया। कंट्रोल सेंटर में क्या आता है, ब्रेन आता है, तो ब्रेन का कंट्रोल क्या आ गया, ब्रेन इंटरप्ट करेगा और अपनी उस चीज़ से निकालने के लिए, उस जो है डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए अपना एक आउटपुट भेजेगा। अपना एक आउटपुट किसे भेजेगा, आप देखिए, अगर ब्लड प्रेशर की बात है, जाहिर सी बात है कि हार्ट से रिलेटेड है, तो ब्रेन ने अपना आउटपुट भेजा नर्व इम्पल्स के ज़रिए हार्ट की तरफ से। अब इफेक्टर्स में क्या आ जाएंगे, हार्ट और ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल से जो है हार्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन गई और हार्ट ने उसके खिलाफ इफेक्टर है, यानी कि अब इफेक्शन क्या देगा, अ डिक्रीज इन हार्ट रेट डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर। अब हार्ट रेट को ब्लड वेसल से ब्रेन ने ये बात कन्वे की कि भाई अपना हार्ट रेट थोड़ा सा मतलब कि कम करो, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जो है वो ड्रॉप हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी फीडबैक सिस्टम, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखिए, अब ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम थी। अब यही प्रोसेस वापस होगा, हार्ट रेट जब कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद ये अपनी फिर इन्फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड प्रेशर यानी कि स्टिमुलस के पास जाएगी। फिर स्टिमुलस देखेगा कि नहीं 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 अभी भी प्रॉब्लम है, तो फिर ये सो एंड सो ये साइकिल चलती ही रहेगी। तो ये एक एग्जांपल आ गई हमारे पास फीडबैक सिस्टम। तो अब जो है फीडबैक सिस्टम, अब ये जो 3 मेन कंपोनेंट्स थे, अब ज़रा इन्हें समझ लेते हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो था वो था रिसेप्टर। अब रिसेप्टर की जो है यहाँ पे हमें डेफिनेशन मिल जाती है, तो चलें इस पॉइंट को पढ़ते हैं। रिसेप्टर इज़ अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर्स चेंज इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन एंड सेंड्स इनपुट टू अ कंट्रोल सेंटर। अब इसको ज़रा समझते हैं। अ रिसेप्टर इज़ अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर्स चेंज इन अ कंट्रोल कंडीशन। देखिए, रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है बॉडी के चेंजेस को। ठीक है, यानी कि कंट्रोल कंडीशन, बॉडी हमारी एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर। ठीक है,
लेकिन अगर कहीं से कहीं कहीं कोई चेंज आया तो उसको सबसे पहले कौन मॉनिटर करेगा, डिटेक्ट करेगा, वो करेगा रिसेप्टर। और उसे डिटेक्ट करने के बाद फ़ौरन अपना इनपुट किसे भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को। ठीक है, अब क्या है इसका, अगर हम इजीली अगर नॉर्मल उसमें पढ़ें तो क्या है ये, सबसे पहले इसका काम क्या होगा, ये देख रहा होगा कि नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग हो रही है, एकदम किसी किस्म का कोई चेंज हमारी बॉडी के अंदर आया तो ये क्या करेगा, ये फ़ौरन कंट्रोल सेंटर को एक इनपुट मैसेज भेजेगा कि भाई यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, ज़रा इसको नोट डाउन कर लें। यही काम है बस रिसेप्टर का। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल सर्टन नर्व एंडिंग्स इन दी स्किन सेंस टेम्परेचर। देखिए हमारी स्किन के अंदर जो है ना कुछ नर्व्स एंडिंग होती हैं जो कि किसे सेंस कर सकती है, टेम्परेचर को, एंड कैन डिटेक्ट चेंज सच एज ड्रामेटिक ड्रॉप इन टेम्परेचर। देखिए, और ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हमारी स्किन के अंदर होती हैं, टेम्परेचर को जो है सेंस करती हैं, और अगर टेम्परेचर रेज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये उसको क्या करेंगी, उसको सेंस करेंगी। ठीक है, उसको ये डिटेक्ट कर लेंगी। तो ये एग्जांपल थी एक कंट्रोल सेंटर यानी कि रिसेप्टर की। ये जो एग्जांपल इन्होंने दी हुई है इसमें आपको ये क्लियरली पता लगेगा कि देखें अगर हमारी स्किन के अंदर देखें सर्दी, अगर ज़्यादा सर्दी लगे तो एकदम हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जो है वो नर्व्स हैं, नर्व्स एंडिंग है जो कि किस काम में आती हैं, टेम्परेचर को जो है वो सेंस करती है। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल सेंटर। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फीडबैक सिस्टम का। तो सबसे पहले अब इसे हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए, a control center is a body, for example the brain, sets a range of values within which a control condition should be maintained। देखिए अब इसका ज़रा मतलब देख लेते हैं। देखिए कंट्रोल सेंटर जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, ब्रेन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेन है। ठीक है, सेट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन अ कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन। देखिए हमारा जो बॉडी के अंदर ब्रेन है ना, ब्रेन ने हमारी बॉडी के लिए कुछ सेट पॉइंट्स मेंटेन करके रखे हैं। उसी सेट पॉइंट्स को जो है वो मेंटेन करके रखता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक कंट्रोल कंडीशन में बनी रहे, चलती रहे। ठीक है, अच्छा अगर ब्रेन को और या फिर हम कह सकते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, उसको कोई मैसेज रिसीव हो किधर से, रिसेप्टर से, तो फिर वो क्या करेगा, वो एक जनरेट करेगा, आउटपुट कमांड जनरेट करेगा, और उस कमांड को तब यूज़ करेगा जब वो नीडेड होगी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, evaluate the input it receives from receptors and generate output command when they are needed। तो इसको अगर हम कंट्रोल सेंटर को समझें तो कंट्रोल सेंटर जो हमारा ब्रेन है उसने कुछ एक सेट पॉइंट्स हमारी बॉडी के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी कंट्रोल कंडीशन में चले। लेकिन अगर उसे कोई रिसेप्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे फ़ौरन रिसीव करता है, उसके लिए जो है एक आउटपुट तैयार करता है, एक कमांड तैयार करता है कि कहाँ मसला है और इसको कैसे डील करना है, और उसके बाद जो है ना ये अपने पास रख देता है, और फिर ये तब रिलीज़ करता है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो है ना मेन, आप कह सकते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम है। इसकी एग्जांपल है स्किन टेम्परेचर, ब्रेन एक्ट्स एज अ कंट्रोल सिस्टम। स्किन का जो टेम्परेचर है उसमें कंट्रोल सिस्टम, जो ब्रेन है वो एक्ट कैसे करता है, कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि स्किन के ऊपर क्या या स्वेट रिलीज करेगा या फिर जो है वो करवाएगा, गूज बम स्टैंड करवा देगा। तो ये क्या होगी, ये हमारे ब्रेन की तरफ से एक जो है ना कमांड होती है हमारी स्किन को कि भाई अभी अगर तो जो है ज़्यादा गर्मी हो गई है तो स्वेटिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ये कौन एक्टिव कराता है, ये ब्रेन एक्टिव कराता है। अगर हमारे पास कोई सर्दी है तो उसमें ही क्या कौन एक्टिव कराता है, गूज बम्स, ब्रेन कराता है। तो ये एग्जांपल थी हमारे कंट्रोल सेंटर की। अब दी इफेक्टर पढ़ते हैं कि जी इफेक्टर क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं। ये हमारी फीडबैक सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट है और इसको कह सकते हैं ये एक्शन कंपोनेंट है। तो अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन फैक्टर इन द बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स और अफेक्ट दैट चेंज द कंट्रोल कंडीशन। अब इसको ज़रा समझते हैं। देखें अफेक्टर का क्या काम होता है। अफेक्टर जो है अपना कंट्रोल सेंटर से जो है वो इंफॉर्मेशन आउटपुट के ज़रिए ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू रिस्पॉन्स करता है ताकि जो है वो उसको कंट्रोल कर सके, कंडीशन को कंट्रोल कर सकते। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा फैक्टर को। एवरी ऑर्गन और टिश्यू इन द बॉडी कैन बिहेव एज अ
एज एन इफेक्टर। हमारी बॉडी का हर टिश्यू, हर ऑर्गन जो है वो इफेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल सेंटर ने इन्फॉर्मेशन भेजनी है ना जिस भी ऑर्गन को, जिस भी टिश्यू को, उसने उसके खिलाफ जो है ना एक्शन लेना है। तो उस टाइम पे जो वो एक्शन हो रहा है उसको हम कहेंगे ये इफेक्टर था, इससे एक्शन हुआ। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली, योर ब्रेन कंट्रोल सेंटर सेंस नर्व इम्पल्स आउटपुट टू योर स्केलेटल मसल इफेक्टर। देखें, अब इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ हैं। तो यहाँ पे देखें, व्हेन योर बॉडीज टेम्परेचर ड्रॉप शार्पली, योर ब्रेन कंट्रोल सेंटर सेंड नर्व इम्पल्सेस आउटपुट टू योर स्केलेटल मसल इफेक्टर्स। देखें, अब यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई। सबसे पहले अगर हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो इफेक्ट जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उसने कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन भेजी, ब्रेन ने क्या किया, उसके खिलाफ जो है एक अपना आउटपुट भेजा, किसको? नर्व इम्पल्सेस के थ्रू हमारे स्केलेटल मसल को। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स इफेक्टर हो गए। उन्होंने क्या करना है उस टाइम पे? देखें, हाइपोथर्मिया में जब बॉडी जाती है तो उससे पहले बॉडी के अंदर भी ठंडे पसीने आ रहे होते हैं। ठीक है। वो किसी तरीके से हमें हमारे मसल्स की वार्मनेस को, हमारे मसल के टेम्परेचर को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, वो ऑर्गन्स को बचा रहा होता है, वो वेसल्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर फ़ौरन ड्रॉप हो रहा है तो हमारी बॉडी में ठंडे पसीने भी आना स्टार्ट हो जाते हैं कभी कभार। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो हमारे वेसल्स को, क्योंकि वेसल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वेसल्स को, सेल्स को बचाने के लिए स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो हेल्प आउट कर रहे थे, क्योंकि स्केलेटल मसल्स थोड़े टर्जिट हो जाते हैं और इसलिए कि वो जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, वो बचाना चाह रहे होते हैं। इस तरीके की सिस्टम में जो है इफेक्टर्स क्या कौन बन गए हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो ये था एन इफेक्टर। अच्छा जी, अब इस स्लाइड के अंदर हमें एक साइकिल शो हो रही है। ये साइकिल किस लिए है? बेसिकली ये साइकिल एक वुमेन जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बर्थ देते हुए जो उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं या कंट्रोल कंडीशन जो रहती है वो अफेक्ट हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो है रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर उसे किस तरीके से उसकी बॉडी में काम कर रहे होते हैं वो हम इस साइकिल के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? इनिशिएटिंग स्टिमुलस एक्सट्रीम डिस्टोरेशन ऑफ यूट्रस। सबसे पहले क्या है? इफेक्टर्स हैं। अब वो कैसे हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ यूट्रीन वॉल्स। अब क्या है कि यूट्रीन वॉल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, सही है। तो सबसे पहले उन्हें कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन मॉनिटर करेगा? रिसेप्टर्स करेंगे। जब वो इसे मॉनिटर कर लेंगे तो स्टिमुलस डिले टू ब्रेन, ब्रेन के पास ये जो है इनपुट जो है, ये मैसेज जो है ये कन्वे होगा और ये कौन करेंगे? रिसेप्टर्स। जब ब्रेन के पास हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंडोक्राइन सेंटर इज स्टिमुलेटेड। एंडोक्राइन सेंटर में गया ये सारा मसला और एंडोक्राइन सेंटर जो है वो उसने अपना एक कमांड जाहिर की। अब कमांड क्या थी? ऑक्सोटॉक्सिन ट्रांसपोर्ट टू इट्स टारगेट टिश्यूज। ऑक्सोटॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ होता है ब्रेन की तरफ से उन मसल्स के ऊपर ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। ये डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सोटॉक्सिन एक हार्मोन है, ये हमने पहले भी आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सोटॉक्सिन क्या होता है। तो ये एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ किया जाता है ब्रेन की तरफ से, ये मसल की, यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि डिलीवरी पॉसिबल हो सके। तो ऑक्सोटॉक्सिन ट्रांसपोर्ट टू इट्स टारगेट टिश्यूज, ऑक्सोटॉक्सिन जो है वो ब्रेन ने कमांड दी और ऑक्सोटॉक्सिन ट्रांसफ़र हुआ किधर? टिश्यूज़ की तरफ। अब इफेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं? मसल इन यूट्रस वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स जो हैं यूट्रस वॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सोटॉक्सिन रिलीज़ हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो क्या हो गया? इफेक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट किया। इफेक्टर्स जो हैं वो हमने पहले भी पढ़ा कि इफेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि टारगेट परफॉर्म कर रहे हों उसे हम कहेंगे इफेक्टर्स। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है वो क्या है? यूट्रीन वॉल्स की, वो जो है वो इफेक्टर्स होगी। इसके बाद क्या है? रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड फर्दर डिस्टोरेशन ऑफ यूट्रस। अब फिर यही प्रोसेस जो है वापस से होगा, इफेक्टर्स हुए, उसके बाद ये फिर रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ फिर स्ट्रेचिंग हो रही है मसल्स की, तो फिर वही ये वाली इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर को जाएगी। कंट्रोल सेंटर फिर कमांड देगा कि ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ करेगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर से यानी कि टिश्यूज़ के अंदर वो रिलीज़ होएगी, फिर जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसी तरीके से डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो ये थी साइकिल जो कि हमें बता रही थी कि फीडबैक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो इसी के साथ में ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके बाद किसी किस्म की भी क्वेरी अगर आप लोगों को है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को जो है इसके ऊपर एक क्रैश कोर्स यानी कि MCQs वगैरह भी चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तो ही मैं आप लोगों को इनकी जो है MCQs भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बना के दूंगा और वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन
पहली बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को वही लेक्चर्स दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जिनसे आपके पेपर्स बनते हैं, जो आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म में हेल्पफुल होंगे, तो इसके रिलेटेड आप लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए। देखिए, आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें भी एक फीडबैक मिलेगा अच्छे तरीके से, तो फिर ही हम इसे आगे फर्दरली लेके चल सकते हैं। अदरवाइज़ ये फिर हमारे लिए भी एज ए यूज़लेस होगा कि अगर हमें इतनी मेहनत का कोई सिला नहीं मिला, क्योंकि हम अगर आप लोगों को कुछ दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों से भी इन रिटर्न हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि जो है हम लोगों को भी एक बेनिफिशियली ये हो सके, क्योंकि हमारे पास एक टीचर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, और इस चैनल के ऊपर आपको तमाम तरह सेमेस्टर्स की वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पीपीटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।